डिसिप्लिन सेंट्रिक कोर्सेज कम करते जा रहे हैं और जनरल कोर्सेज को बढ़ाते जा रहे हैं। अरे भाई, जब बच्चे ने पहले ही 12th क्लास तक ये डिसीजन ले लिया उसको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप उसके लिमिटेड रिसोर्सेज को दोबारा वेस्ट करा रहे हो। पर कर इसलिए नहीं रहे कि उनको कोई जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट है, वो कर इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको आपको स्किल देना है और केवल उसी स्किल की टेस्टिंग इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू उनको करनी है। ये जो बीमारी है ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग चालू हो जाती है। जो CUET होता है, जो ग्रेजुएशन में एंट्रेंस के लिए होता है, वहां से शुरू करते हैं और फिर PhD तक जाता है, प्रोफेशनल एजुकेशन में जाता है। जिस देश में 80% से ज्यादा लोग गरीब हों या मतलब तमाम किस्म के सामाजिक ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों से जातियों से आते हों, वहां पे वो कुछ लोग अपनी बात मनवा ले रहे। कौन? जो कह रहे हैं कि हमको बड़े शहरों में और फिर बाद में कनाडा और अमेरिका में जाके पढ़ना है, उनके लिए कॉमन टेस्ट लगाए जा रहे हैं, जबकि ज्यादा लोगों के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो अपने शहर को, अपने गांव को, अपने कस्बे को छोड़ के दूसरी जगह जाके तालीम हासिल कर सके, क्योंकि उसका पैसा कौन देगा? मोदी देगा। कौन देगा उसका पैसा? ये शिक्षा को दरअसल मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के बीच केंद्रित रखने की एक और साजिश है। फिर कहते हैं हमने हायर एजुकेशन सर्वे 2020 में दिखाया है कि कुछ % बढ़ गया है एनरोलमेंट। अब उसकी कहानी बहुत लंबी है, पर मैं ये कहूंगा कि वो फिर एक कैलकुलेशन ब्लंडर है। आजादी के बाद के 75 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ, ये सब उसको खत्म करके दोबारा मनोराज लाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इन्होंने न केवल SC ST OBC को उस राइट से डिनाई किया जो पिछले साल तक उनके पास था, बल्कि यह भी कर दिया कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को फेलोशिप मिलती थी, अब उसको भी इसके साथ लिंक कर दिया। अरे जितनी आपने दी 500 आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, 500 भी नहीं कर पाते हो, 200 ही क्लेमेंट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि आपने नीचे से वो सिस्टम ही नहीं क्रिएट किया कि वहां तक पहुंच जाए। अब उसको भी आप कम कर दोगे। अरे इससे बेहतर तो वो फिर 50 साल पुराना जमाना था, और ये उनका है जो आने वाली नस्लें हैं। तो इसलिए इसे बिल्कुल नैरो डाउन मत होने दीजिए, इस संघर्ष में लगे रहिए, डिसेंट्रलाइजेशन की मांग कीजिए, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमी की मांग कीजिए, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की मांग कीजिए जिसमें सबको बराबरी की शिक्षा मिल सके। जो हायर एजुकेशन सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में कंडक्ट कराया, उसके मुताबिक इस देश में लगभग 4.5 करोड़ और टू बी प्रिसाइज 4.43 लाख करोड़ स्टूडेंट्स यहां पे पढ़ते हैं हायर एजुकेशन में। और धीरे धीरे, बल्कि अब तो धीरे कहना भी गलत होगा, बहुत तेजी से उन सबको इस सेंट्रलाइज निजाम के अंतर्गत, सिस्टम के अंतर्गत लाया जा रहा है। और उसका परिणाम यह भी हो रहा है कि क्योंकि गेन्स बहुत हायर हैं, कॉमन टेस्ट में गेन्स बहुत हायर है ना, लाखों लोग, करोड़ों लोग एक खास सिस्टम के तहत परीक्षा देते हैं, उनका कॉमन टेस्टिंग होता है, तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव मोड में टेस्टिंग नहीं हो सकती और इसलिए ऑब्जेक्टिव मोड पे आए। ऑब्जेक्टिव मोड में आने का नुकसान क्या हुआ? BA, MA, BSc व्हाटएवर में पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास में एकेडमिक रिगर के साथ पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पर उनको नहीं दाखिला मिलता किनको है? जो वो पैसे वाले लोग हैं या वो थोड़े से कम पैसे वाले लोग जो संपत्ति बेच सकते हैं और कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, उनको मिलता है। और फिर क्योंकि गेन्स बहुत हायर हैं, इसीलिए ये करप्ट प्रैक्टिसेस कोचिंग माफिया चलाता है और उनके साथ मिलके पॉलिटिकल अलाइज उनके जो हैं वो चलाते हैं, पेपर की खरीद फरीद होती है। वरना आप देखिए ना, 100 साल हो गए दिल्ली यूनिवर्सिटी को, क्या पहले NTA से पहले कभी कोई सेमेस्टर बर्बाद होता था? कभी लेट एडमिशन होते थे? कभी किसी को कोचिंग की जरूरत पड़ती थी? कभी नहीं। ये ध्यान रखिए कि ये जो अभी इन्होंने नेट के एग्जाम को कैंसिल किया, दोबारा भी कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं किया है, क्योंकि मैंने तो खुद लिखा और बाकी लोग भी कह रहे हैं, उसमें जो SC ST OBC फेलोशिप होल्डर्स हैं उनको डायरेक्ट इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपीयर होने का राइट नहीं दिया गया। इतना बड़ा छलावा, क्योंकि ये तो है ही सोशल जस्टिस के खिलाफ लोग, ये है ही वो लोग जो संविधान के खिलाफ हैं, जो संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं मानते, इसीलिए लगातार हर लेवल पे सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं एजुकेशन का, उसका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। और क्योंकि ये क्रिटिकल थॉट नहीं चाहते,
इसलिए ये लोग धीरे धीरे सारी एजुकेशन को स्किल में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप देख लीजिए 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में क्या हुआ, जो सारे देश में धीरे धीरे इन्होंने लागू कर दिया। डिसिप्लिन सेंट्रिक कोर्सेज कम करते जा रहे हैं और जनरल कोर्सेज को बढ़ाते जा रहे हैं। अरे भाई, जब बच्चे ने पहले ही 12th क्लास तक ये डिसीजन ले लिया उसको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप उसके लिमिटेड रिसोर्सेज को दोबारा वेस्ट करा रहे हो। पर कर इसलिए नहीं रहे हैं कि उनको कोई जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट है, वो कर इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको आपको स्किल देना है और केवल उसी स्किल की टेस्टिंग इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू उनको करनी है। ये जो बीमारी है ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग चालू हो जाती है। जो CUET होता है, जो ग्रेजुएशन में एंट्रेंस के लिए होता है, वहां से शुरू करते हैं और फिर PhD तक जाता है, प्रोफेशनल एजुकेशन में जाता है। वरना आप पहले, जो लोग जानते होंगे पुराने, वो जरूर इसको टेस्टिफाई करेंगे, पहले क्या मैकेनिज्म था। जो स्टेट्स में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो 85% अपने उससे करते थे और बाकी का जो 15% है वो बाहर से होता, डोमिसाइल के लिए होता था। ये क्यों जरूरी है, ये बात बहुत समझना आपके लिए वाजिब है। जिस देश में 80% से ज्यादा लोग गरीब हों या मतलब तमाम किस्म के सामाजिक ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों से, जातियों से आते हों, वहां पे वो कुछ लोग अपनी बात मनवा ले रहे। कौन? जो कह रहे हैं कि हमको बड़े शहरों में और फिर बाद में कनाडा और अमेरिका में जाके पढ़ना है, उनके लिए कॉमन टेस्ट लगाए जा रहे हैं। जबकि ज्यादा लोगों के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो अपने शहर को, अपने गांव को, अपने कस्बे को छोड़ के दूसरी जगह जाके तालीम हासिल कर सके, क्योंकि उसका पैसा कौन देगा? मोदी देगा। कौन देगा उसका पैसा? ये शिक्षा को दरअसल मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के बीच केंद्रित रखने की एक और साजिश है। फिर कहते हैं हमने हायर एजुकेशन सर्वे 2020 में दिखाया है कि कुछ % बढ़ गया एनरोलमेंट। अब उसकी कहानी बहुत लंबी है, पर मैं ये कहूंगा कि वो फिर एक कैलकुलेशन ब्लंडर है और वो इतना बड़ा कैलकुलेशन ब्लंडर है कि उस हायर एजुकेशन सर्वे में इन्होंने दिखाया नहीं है कि ग्रेजुएशन में कितने और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने और PhD तक कितने ड्रॉप आउट कर जाते हैं, और स्कूल के हायर लेवल का डेटा भी नहीं देते। तो वो तो बेईमानी वाला डेटा, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और जो भी बढ़ोतरी हुई है वो क्रीमी लेयर्स में हो रही है। वो समाज का जो सच में गुरबा है, पिछड़ा तबका है, उसको नहीं हो रही। कौन सा गांव का विद्यार्थी इस सिस्टम में, और अब क्या आगे आ पाएगा? जो पहले आ जा रहा था, पिछले आजादी के बाद के 75 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ, ये सब उसको खत्म करके दोबारा मनोराज लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप इस चीज को इस तरह से भी देखिए, अब सारा फोकस लीक पे करके, हालांकि उसकी तो जांच होनी चाहिए। इन्होंने क्या एक और काम कर लिया, जो थोड़ा सा रास्ता, हालांकि उसके पीछे भी डाउट है, पर जो थोड़ा सा रास्ता ऑफलाइन मोड का खुला था, दोबारा से उसे ऑनलाइन मोड में ले। आप मुझे बताइए, हिंदी, संस्कृत, पर्शियन, उर्दू जो गांव में या कहीं और से छोटे स्कूलों से, स्टेट रन इंस्टीट्यूशन से वो पढ़ के आ रहे हैं, क्या आप उम्मीद कर रहे हो वो इस ऑनलाइन टेस्ट को देके यहां तक पहुंचेंगे? कहां तक पहुंचेंगे? वो मैं कह रहा हूं, वो बलिया वाला मेरठ नहीं जा सकता, मेरठ वाला वो आजमगढ़ नहीं जा सकता, यहां आने की तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, अगर ये सिस्टम होता तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कभी प्रोफेसर नहीं बन सकता था, बिल्कुल नहीं बन सकता था। लगातार, और इन्होंने एक और, आप देखिएगा अभी जो अगले महीने एग्जाम जो नेट का करने वाले हैं, हालांकि ये लड़ाई तो बिल्कुल नीचे से शुरू होनी चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल से, पर अब आप उसमें देखिए, ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इन्होंने न केवल SC ST OBC को उस राइट से डिनाई किया जो पिछले साल तक उनके पास था, बल्कि यह भी कर दिया कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को फेलोशिप मिलती थी, अब उसको भी इसके साथ लिंक कर दिया। अरे जितनी आपने दी, 500 आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, 500 भी नहीं कर पाते हो, 200 ही क्लेमेंट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि आपने नीचे से वो सिस्टम ही नहीं क्रिएट किया कि वहां तक पहुंच जाए। अब उसको भी आप कम कर दोगे। अरे इससे बेहतर तो वो फिर 50 साल पुराना जमाना था। मैं जानता हूं, मेरे वो अंकल जो 1970 और 80 के दशक किसी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे या और कहीं पढ़ते थे, वो जितने एनरोल होते थे उन सबको मिल जाती थी फेलोशिप। अब आप उसको सो कॉल्ड मेरिट के साथ लिंक कर रहे हो। सो कॉल्ड मेरिट में किसकी मेरिट? उसकी मेरिट जिसने कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ के वो वाली तकनीक जान लियो, चोरी के अलावा, चोरी तो हो ही रही है, वो वाली तकनीक जान लियो कि ये जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको बंधा बनाया आंसर देना है, वो आपने टेक्निक सीख ली तो आपका हो गया। आपने बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव जो ये होते हैं सिलेक्शंस को एजुकेशन के साथ मिक्स कर दिया। हालांकि वहां पे भी आपने वो गड़बड़ी की है, धीरे धीरे कैसे वहां पे डिस्क्रिप्टिव मोड खत्म हुआ है। आप हर चीज को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, कमर्शियलाइज कर रहे हैं, और इससे आपका एक और सोशल जस्टिस को इस तरह से कम कर रहे हैं। भले ही चाहे उसमें
हर वर्ग, हर जाति का, हर मतलब सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप का ये मिल भी जाए, कोटा मिल भी जाए, पर फिर उसमें यह जानने की जरूरत होगी कि उस सोशल कैटेगरी से भी क्या अगले आ पाए, या उसका भी वहां पे मतलब एक नया वर्ग आप तैयार कर दे रहे हैं, यह भी देखने की बात होगी। उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? आप तो वैसे भी सेंसस के विरोधी हैं, आप तो जानना ही नहीं चाहते समाज के किस जाति, किस धर्म के पास कितना पैसा पहुंचा है, कितना आपका लाभ पहुंचा है, वो कितने पिछड़े होते, आप जानना ही नहीं चाहते। जो कुछ थोड़ा हासिल किया था आप उसको भी ले लेना चाहते हैं। मैं ये मानता हूं कि सेंट्रलाइजेशन जिस तेजी से बढ़ रहा है, ये किसी एक टेस्ट का मामला नहीं है, ये हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम को खत्म करता है, ये इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को खत्म करता है। और मैं एक मामले में कई लोगों से डिफर भी करता हूं, ये भी नहीं हो सकता कि आप कहें ठीक है सेंटर में नहीं तो अब स्टेट लेवल पे हम कर लेंगे पर एनटीए चलेगा। अरे भैया, स्टेट हमारे देश के इतने बड़े हैं कि वो कई दुनिया के देशों से भी बड़े, ठीक है, वो भी नहीं हो सकता। अल्टीमेटली आपको एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिसमें सोशल जस्टिस इंश्योर कर सकें, लेकिन ये राइट तो आपको वापस इंस्टीट्यूशंस को ही देना पड़ेगा ताकि वो अपने सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चंस पूछ सके और किसी किस्म की एडिशनल कोचिंग की जरूरत बच्चों को ना रहे, स्टूडेंट्स को ना रहे। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक ये देश पिछड़ा ही रहेगा। अगर आप सच में राष्ट्रवादी हैं तो आप एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी पे लाइए, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी दीजिए, टीचर्स को इन्वॉल्व कीजिए। आपको पता नहीं, ये मालूम नहीं होगा, तमाम एजेंसीज खड़ी हो गई हैं, मीडिया फ्रेंड्स सुन लें, तमाम एजेंसीज खुली हो गई हैं जो रैंडमली टीचर्स को ईमेल भेज के पूछती हैं हम क्वेश्चन पेपर बनाने में आपका सहयोग चाहते हैं, आपको एक क्वेश्चन के बदले में ना इतने पैसे मिलेंगे, आप 100 क्वेश्चन दोगे तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा टैक्स काटने के बाद में। इस तरह से रैंडमली, वो रैंडमली कह रहे हैं, उसमें से किसको पिकअप करेंगे पता नहीं। अरे भैया, अगर हम टीचर से ही कराना था तो फिर तो आप यूजीसी के स्टेट लेवल बॉडीज के थ्रू आप करा लेते, सीबीएसई के थ्रू करा लेते, जो मर्जी इंस्टीट्यूशन अब खड़ा हो जा रहा है प्राइवेट, और वो प्राइवेट सेंटर को खरीद लेता है और फिर वहां पे टेस्ट कराता है और फिर टेस्ट पेपर बेच देता है। इस सिस्टम से क्या भला होगा? और फिर कौन जानता है कि आप जो एनटीए है वो पूरी प्राइवेट बॉडी, एक ऐसी सोसाइटी है जो प्राइवेट है, वो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हुई यूनिवर्सिटीज और दूसरे जो आईआईटीज और आईआईएम्स और तमाम दूसरी जो बॉडीज हैं आज उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। पार्लियामेंट के एक्ट से बने हुए इंस्टीट्यूशन ज्यादा एक ऐसी प्राइवेट बॉडी जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है और जिसमें सब कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लॉइज लगे हुए हैं, कोई कहीं से भी लगा हुआ है। बता दीजिए जरा एनटीए की कौन सी भर्ती प्रक्रिया है भाई, क्या उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं, क्या उनके परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, बता दीजिए क्या कंडीशंस हैं। और अगर आपको टीचर से ही बनवाने थे तो फिर आपको एनटीए की जरूरत क्या थी? पहले भी तो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह से डाइवर्स थे, तमाम क्षेत्रों से, नॉर्थ ईस्ट से लेके, साउथ से लेके, वेस्ट से लेके ऊपर पहाड़ों में नॉर्थ वेस्ट तक के और पंजाब तक के लोग यहां पे आते थे। हमें कहां से एनटीए की जरूरत थी? बल्कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस अपने रीजनल सेंटर्स खोलते थे एग्जाम्स के लिए। इतनी डाइवर्सिटी वो रिकॉग्नाइज करते थे क्योंकि उनके टीचर्स उसमें इन्वॉल्व थे। आप देख लीजिए ना, पहले जो इंजीनियरिंग का जो कॉमन टेस्ट होता था अभी भी, बल्कि उसका जो सेकंड लेवल है वो कौन कंडक्ट करता है? वो अभी भी तो आईआईटी से करते हैं ना, जो एडवांस लेवल है अभी भी तो आईआईटी से करते हैं ना। तो ये मामला कुछ लाखों का नहीं है, ये 4.5 करोड़ एप्लीकेंट और एनरोल्ड स्टूडेंट्स का है। छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ी तादाद है। उस एज ग्रुप के 25% लोगों का मामला है। 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के 25% लोग जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस में हैं उनका मामला है, और ये उनका है जो आने वाली नस्लें हैं। तो इसलिए इसे बिल्कुल नैरो डाउन मत होने दीजिए, इस संघर्ष में लगे रहिए, डिसेंट्रलाइजेशन की मांग कीजिए, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमी की मांग कीजिए, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की मांग कीजिए जिसमें सबको बराबरी की शिक्षा मिल सके, जिसमें प्राइवेटाइजेशन का स्थान खत्म हो जाए, जिसमें राज्य शिक्षा से अपने दायित्व को से भाग ना सके। क्योंकि यह याद रखिए कि केवल एक ऐसा राइट है, एक ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल था इस हमारे संविधान में, केवल एक ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसमें टाइम बाउंड किया था स्टेट को, केवल एक, वो था आर्टिकल 45। ठीक है, उस जमाने में उन्होंने वो 14 साल तक के लिए कहा था, पर अब तो हम 75 साल आगे आ गए हैं। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इस हद तक थी, पर इनसे उम्मीद क्या करें जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट नहीं करते। आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड आई होप दैट यू विल कैरी इट ऑन। Thanks a lot for giving me this space.